एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरह से अब ईरान में बड़े हमले हुए उसके बाद ईरान में समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। ये समर्थक है खामनेई के, ईरान के समर्थन में अब सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। लेबनान में भी सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आते हैं। और देखिए, दरअसल अब वो शायद ये डर भी नहीं रहे कि जिस रूप में ये वॉर आगे बढ़ रही है उस रूप में क्या इसका अंजाम यहाँ पर होगा, क्योंकि हमले अभी भी जारी है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि मिसाइल या ड्रोन अटैक थम गए हो, अभी भी वही तस्वीर नजर आती है। लेकिन दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर, कभी इराक तो कभी ईरान में ही लगातार अब ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अपने नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के प्रति ये कहा जाए कि संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये संवेदना अब गुस्से में तब्दील होती हुई बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें दुनिया भर से नैना सामने आ रही हैं। अभी देखिए, हमने भारत की तस्वीरें दिखाई, इसके पहले हमने इराक की तस्वीरें दिखाई आशीष, अब हम लेबनान की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आधी रात की ये तस्वीरें हैं, लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के सवाल उठ रहा है कि सीधे सीधे हिजबुल्लाह की तरफ से आशीष ये कहा गया था कि अगर खामनेई को निशाना बनाएगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे, और कल ये की एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल, और कल ये खबर भी आई थी, हमने चलाई भी कि जहां हिजबुल्लाह ने रिएक्ट किया, हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला जो है देखने को मिला है। और ये तस्वीर देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से खामनेई के समर्थन में, चाहे वो भारत में हो, जब वो कश्मीर की बात कर रहे थे, हम चाहेंगे लेबनान की बात करें, जो लोग हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतर चुके हैं, गाड़ियों पर बैठकर। बड़ा हुजूम जो है मीनाक्षी, वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये समर्थक है सीधे तौर पर अयतुल्लाह अली खामनेई के। और लेबनान को लेकर के तो वैसे भी बार बार ये कहा जाता है कि हिजबुल्लाह जो है वो पूरे तरीके से इनका समर्थन करते हैं। और मीनाक्षी देखिए, दरअसल ये जो प्रॉक्सीज हैं, यही एक सबसे बड़ा ये कहा जाए कि नाक में दम करके रखा था इजराइल के। और यही वजह है कि ईरान के साथ में जब ये पूरी बातचीत हो रही थी तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से यही कुछ शर्तें रखी गई थी कि जो प्रॉक्सीज हैं उन पर भी बातचीत हो, उन प्रॉक्सीज का समर्थन। जो आप कह रही है ना, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जरा ये सवाल भी पूछ लेती हूँ। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर भूषण, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हमने लेबनान का जिक्र किया, लेबनान की हमने तस्वीरें दिखाई है। हिजबुल्लाह की तरफ से सीधे तौर पर यह धमकी दी गई थी अमेरिका को कि अगर खामनेई को टच भी किया तो फिर हम वो दिखाएंगे जो आपने देखा भी नहीं होगा। तो क्या ये समझा जाए सर कि अब हिजबुल्लाह की डायरेक्ट एंट्री होगी? लेकिन हिजबुल्लाह को तो माना यह जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर वो लड़ने में सक्षम है, जैसे गोलान हाइट्स में वो जाकर के लड़ते हैं, जैसे वो गाजा के साथ खड़े होकर के लड़ते हैं। लेकिन ये ईरान की सड़कों पर उतर करके अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सवाल नहीं है। वो तो नॉर्थ इजराइल पे अटैक करेंगे और वो अटैक करने के लिए जो है उनको सड़कों पे नहीं आना है, उनको तो एरियल रॉकेट से और मिसाइल से काम करना है। और वो उसको उस चीज की सप्लाई उनको मिलना बड़ा आसान है। ईरान के आसपास तो ब्लॉकेड है, वहां बेशक नई सप्लाई जो है, अभी तो काफी सप्लाई ईरान के पास काफी असला है, कई महीनों से इकट्ठा कर रहा है। कहां से आया असला? चाइना से आया है, रशिया से आया है, नॉर्थ कोरिया से आया है। तो वो असला अभी जब घेराबंदी हो गई ईरान की, इजराइल और यूएसए की फोर्सेस द्वारा, तो वो शायद उसका जो आना है वो जरा कम, मिकदार कम हो जाएगी। पर हिजबुल्लाह का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उनका लैंड बॉर्डर। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी तो बात सही है ना कि अगर खामनेई के बल पर या खामनेई जो प्रॉक्सी के बल पर लगातार चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे, अब जब खामनेई नहीं बचे हैं तो कहीं ना कहीं जो हिजबुल्लाह वो कमजोर पड़ता हुआ भी तो नजर आएगा। क्षमा करें, ये ऐसा नहीं, मैं समझता हूं ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप ईरान के अंदर भी देख लें, इतना मजबूत स्ट्रक्चर था उनका। आप देख लेना, जो काम ईरान कल कर रहा था वो आज भी और कई हफ्ते और करता रहेगा। दुख तो है लीडर, और उससे भी हिजबुल्लाह भी उस तरीके से उसी लय पे वही काम करता रहेगा, बल्कि मजबूती से करेगा। तो उनके पास स्ट्रक्चर है पूरा। पहले भी आपको पता है हमास का लीडर मारा गया और मारा गया। लीडर मारने से मोरल तो डाउन होता है, पर उनकी जो क्षमता है लड़ने की और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं वो बदले वाली जो भावना है वो प्रबल हो जाती है। ऋतु का एक बार फिर से न्यूज रूम में रुक कर लेते हैं, एक और बड़ी जानकारी आ रही है ऋतु। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा कि आप बता भी रही हैं, और इस बीच एक बड़ी धमकी जो कि इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भी इसी को लेकर है। सीधे सीधे धमकी दी गई है यहाँ पर ईरानी सेना की। ये बड़ी धमकी है जिसमें तेल अवीव को तबाह कर देंगे, ये दावा किया गया ईरान द्वारा। कहा गया कि तेल अवीव में ऐसी तबाही आएगी जो तेल अवीव के तमाम जो लोग हैं वो भी देखेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू भी देखेंगे, इजराइल भी देखेगा, और साथ ही साथ
अमेरिका सुपर पावर भी इसे देखता हुआ नजर आएगा और अब कहर जो है तेल अवीव पर बरपेगा। ये तस्वीर जो ईरानी सेना की है बहुत बड़ी धमकी है, लगातार जो है इसको लेकर रिएक्ट भी कर रही है ईरानी सेना। लगातार कह रही है कि सर्वोच्च नेता को खत्म कर दिया, इसका बदला लिया जाएगा। और स्पष्ट तौर पर तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की, वहां पर किस तरीके की तस्वीर रहेगी इसको लेकर धमकाते हुए नजर बिल्कुल। और इसका रिएक्शन ले लेते हैं बिल्कुल ऋतु, इसका रिएक्शन आशीष सर से ले लेते हैं। इतना आसान रहने वाला है क्या? आज का क्लैरिटी दे देते हैं आपके दर्शकों के लिए। आज आप देखेंगे कि अभी तक पिछले 24 घंटों में इन्होंने इजराइल और अमेरिका में ईरान पे कंसंट्रेट किया और ईरान ने रिटेलिएशन में मित्र देश अगल बगल के पड़ोसी देशों पे अमेरिकन एसेट्स को। आज का केस बदल जाएगा। अब आप एंटिसिपेटेड बट अनकंट्रोल्ड 3H के हमले देखेंगे, हमास, हिजबुल्लाह, हुती। ये वेस्ट बैंक में, गाजा में, और बहुत कोशिश करेंगे तेल अवीव को भी। और इसी को IRGC ने ऑफिशियली एक इंडिकेशन दिया है कि आज वो ऐसा हमला करेंगे जैसा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वो अपने विशफुल थिंकिंग को पहुंचा रहे हैं 3H के पास कि आज आपका टारगेट ये है। इसके बहुत इम्पैक्ट्स ये पड़ेंगे कि आज इजराइल भी अपने सेकेंड वेव के हमलों में, जैसे वहां अभी दिन होना शुरू हो गया है, वो एक तो ईरान के मिलिट्री टारगेट्स को आज टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। IRGC उनका मेन फोकस होगा। बट एट द सेम टाइम अगर 3H ने इजराइल के अंदर या इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वेस्ट बैंक और गाजा के आसपास कुछ हमले किए तो इजराइल आज उनपे भी टारगेट हिट करेगा। 3H के टारगेट्स जो उनके अगल बगल में हैं, ये आज का सबसे लाइकली सिनेरियो है। और मुझे लगता है कि इसी भरोसे हिजबुल्लाह, हुती और हमास के भरोसे ही ईरान की तरफ से इतनी बड़ी धमकी दी गई है कि तेल अवीव को वो नष्ट कर देंगे। और ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा जी, ये तो होना ही था कि अगर ईरान में इतना कुछ उथल पुथल कर दिया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से मिल करके, तो पलटवार के लिए तो वो भी तैयार होंगे। लेकिन ईरान जो करेगा, इजराइल क्या उसके लिए तैयार होगा? क्योंकि कल तक जो तस्वीरें आई थी वो ये बता रही थी आयरन डोम को भेद करके बहुत सारी मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचा गई हैं। जी देखिए, आयरन डोम की एक लिमिटेशन है, जब वो सैचुरेट हो जाती है इनकमिंग थ्रेट से, तो फिर उसके बाद आने वाले थ्रेट्स को वो विध्वंस नहीं कर पाती हैं। ये हमने 7 अक्टूबर 23 के भी अटैक में देखा था इसराइल के ऊपर में, और सब्सिक्वेंटली भी जब ईरान और इसराइल के बीच में जब एस्केलेशन हुआ था, उन दिनों में भी देखा था कि बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, यहाँ तक कि कुछ ड्रोन्स भी आके इसराइल में गिरे थे। तो आयरन डोम की अपनी एक लिमिटेशन है। जब भी वो लिमिटेशन सैचुरेट होगा या जब ओवरवेल्म होगा तो मिसाइल्स आके गिरेंगे, वो बात अलग है। हम लोग जब बात कर रहे थे अभी इराक की, देखिए इराक के बारे में आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इराक बहुत पहले से ही एक रेडिकल नेशन है और वहाँ पे जो अमेरिकन बेसेस हैं उसके खिलाफ गुस्सा बहुत पहले से ही है। आप याद रखें, ईरान का एक छोटा सा हिजबुल्लाह जो है, किताब हिजबुल्लाह उसका नाम है, वो आज के दिनों से नहीं, जब से वो आईसिस बना था उसके बाद से ही ये किताब हिजबुल्लाह जो है वहाँ पे डोमिनेट करता है। और याद कीजिए, आज से लगभग 5 साल 6 साल पहले जब अमेरिकी दूतावास पे और उसके बाकी जो संस्थान थे इराक में, वहाँ पे इंक्लूडिंग जो अल असद एयरबेस है उसके ऊपर में इतने सारे रॉकेट उन्होंने बरसाए थे कि वहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी US कमिश्नरेट की। तो ये सब चीज़ें पहले हुई हैं और आज के दिन में भी, क्योंकि कल उसी एयरबेस से कुछ मिसाइल्स आके ईरान में गिरे हैं, तो अमेरिका के उस एयरबेस को इंक्लूडिंग जो इनका लेकिन सर, इस बार तो ऐसा लग रहा था कि पूरे नैरेटिव चेंज हुए, क्योंकि जिस रूप में इजराइल की तरफ से हमले किए गए, ईरान ने जो रिटेलिएशन करना शुरू किया और ईरान ने अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जो मिडिल ईस्ट में है, और उसकी स्ट्रेटेजी ये मानी जा रही थी कि ये युद्ध लंबा ना खिंचे, इसीलिए क्योंकि ईरान बखूबी जानता था कि अगर वो इजराइल पर हमला करेगा तो वो अमेरिकी बेसिस उसके ऊपर और भी ज्यादा वज्रपात कर देंगे, तो उसने सोचा होगा। लेकिन यहाँ की तस्वीर तो पूरी तरह से उलट एक तरह से नजर आई है सर। कल भी आपको कहा था और आज भी उसी चीज को रिपीट करता हूँ, कोई भी देश विश्व में
युद्ध शुरू तो कर सकता है, लेकिन वो खत्म कब होगा वो डिसाइड नहीं कर सकता है। और यही चीज आप यहाँ पे मिडिल ईस्ट में देखेंगे। आज के दिन में जो आपने कहा था जो कि 3H वो काम में लगे हुए हैं, ये 3H की बात छोड़ दीजिए, आज के दिन में तो दुनिया में तो मतलब इसको ये इस रूप में हम समझे, अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान में भले ही इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन रोअरिंग लायन में भले ही यहाँ पर ये कहा जाए कि खामनेई को मार दिया गया हो, लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। दामोदर सिंह का रुख करूं, लेकिन उसके पहले तस्वीरें देखते चलिए। एक तरफ यहाँ पर प्रदर्शन की तस्वीर है, दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतर कर, देखिए यहाँ पे महिलाएं भी है। ये बड़े स्तर पर ये तस्वीर पेश की जा रही है और इसको समझना होगा क्योंकि महिलाओं को एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर दिखाई गई और ये बताया गया था नैरेटिव पेश करते हुए कि आयतुल्लाह अली खामनेई महिला विरोधी हैं। और देखिए यहाँ पर महिलाएं ही आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ यहाँ पर या पहले ये कहा जाए कि उनके समर्थन में सड़कों पर उतरी और उनकी मौत के बाद में अब यहाँ पर वो आंसू बहाते हुए नजर आ रही हैं। दामोदर सिंह, लेकिन क्या ये युद्ध अभी फिलहाल थमता हुआ नजर आता है? इस बात को समझाइए, क्योंकि अब एक तरफ मुज्तबा जो है उनका नाम यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा में है। एक तरह से इजराइल और अमेरिका रिजीम चेंज चाहते थे, ये कहा जाए प्रॉक्सीज को समर्थन की बात से इनकार कर रहे थे, मिसाइल प्रोग्राम्स पर पाबंदी या फिर ये कहा जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी पाबंदी की बात कर रहे थे। लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी ये ऐसा युद्ध रुकता हुआ नजर आ रहा है क्या? है ना, जैसा कि अभी हमारे साथ जो वेटरन है उन्होंने बोला कि कोई भी देश युद्ध शुरू कर सकता है लेकिन खत्म करना उसके हाथ में नहीं है। और अब धीरे धीरे जिस तरह से ईरान के प्रॉक्सी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे 3H की बात करी सर ने, तो ये युद्ध अभी किस डायमेंशन में जाए किसी को कुछ नहीं पता कि किस दिशा में चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। और ईरान ने पूरी तरह से उकसावे की जो कार्रवाई की है कि अपने जो पड़ोसी देश है उन सभी में जहाँ पे भी अमेरिकन बेस है वहां पे उन्होंने अटैक किया। तो मुझे लगता है कि अगर वहां से भी हमले शुरू होते हैं ईरान के ऊपर तो बहुत भयावह स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। और ये कहना कि हिजबुल्लाह और हुती के हमलों से, तो हिजबुल्लाह और हुती के हमलों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो ईरान को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, इजराइल को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इजराइल पे नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि हुती और हिजबुल्लाह के हमले अगर अमेरिकन बेस पे होते हैं जो मिडिल ईस्ट में, तो जरूर थोड़ा सा अमेरिका को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो असल में मुझे लग रहा है कि शिया और सुन्नी वाला जो फैक्टर है, क्योंकि अब हमने देखा है कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई तो लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि इराक में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्या इजराइल में भी ऐसी ही तस्वीर, क्योंकि अगर खामनेई को हाथ लगाया तो हाथ जला देंगे, इस तरह के नारे लगातार हम सुन रहे थे ईरान की तरफ से। कहना बार बार कि खामनेई को हाथ लगाया तो ये कर देंगे, जो करना था अमेरिका और इजराइल ने अपने फर्स्ट वेव में कर दिया। उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए, सीनियर लीडरशिप को साफ कर दिया। अब बार बार कुछ भी बोलने से तो कुछ होने से रहा। इराक में कभी भी इराक की गवर्नमेंट खुल के अमेरिका के सामने खड़ी नहीं होगी। प्रॉक्सी जरूर आ सकते हैं, वहां पे मिलिशियाज आ सकते हैं, लेकिन कभी इराक की गवर्नमेंट ऑफिशियल वॉर अनाउंस नहीं करेगी यूएस के खिलाफ। और अब जो बात चल रही है कि इनका बार बार ये इस तरह से बयानबाजी से तो कुछ नहीं होना। और मैं एक बात फिर बता दूं, जो इतने दिन तक ये बातचीत चल रही थी, ये जो सारा एजिटेशन चल रहा था, इन सब चीजों पे केवल टाइम बाय किया जा रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही थी कब कहां पे वो प्रिसाइज, यानी कि वो सिर्फ एक रस्म अदायगी बढ़ती। और ये हमने देखा भी था नैना, हमने दिखाया भी था। बिल्कुल आप दामोदर जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जिनेवा में जब दूसरे दौर की वार्ता हो रही थी तो उधर पर यूएसएस जनरल आर फोर्ड को आगे बढ़ाया जा रहा था, तैनातियां और ज्यादा की जा रही थी। तीसरे दौर की वार्ता हो रही थी तो पता चलता है 50 जेट और पहुंचा दिए गए और इसमें ईरान भी पीछे नहीं था मीनाक्षी। याद रखना होगा हमें, जब जिनेवा में जब पहले दौर की बातचीत में ही अमेरिका और ईरान सामने आ रहे थे, उसके पहले खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है उसको एक तरह से प्रदर्शित करते हुए तस्वीर दिखाई गई थी और ये कहा गया था हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हम चर्चा को कंटिन्यू करें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिल रहा है। बगदाद में यूएस एम्बेसी पर हमला हो चुका है। इराक में गुस्साए लोग लगातार सड़कों पर है, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सभी खामनेई के समर्थक हैं। समर्थन में सड़कों पर उतरकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और पुलिस के बीच में, प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प भी हुई है। लेकिन यूएस एम्बेसी पर हमले की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा देते हैं जरा। जो प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, मीनाक्षी देखिए आप, हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर, ये करीब शाम या शायद सुबह हो रही है वहां की तस्वीर है और उसी तरह से देखने को मिल रहा है। तस्वीर देखिए यूएस एम्बेसी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल ये प्रदर्शन ही यूएस एम्बेसी के सामने हो रहा है। अब खबर आ गई है कि ये जो तमाम लोग गुस्साए हुई भीड़ थी यूएस एम्बेसी के सामने पहले तो जाकर के प्रदर्शन करते होते हैं और उसके बाद सीधे जाकर के तोड़फोड़ कर देते हैं, वहां पर हमला होता है। और यही वजह रही कि देखिए अमेरिका ने जगह जगह से अपने जो कर्मचारी हैं उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया था। बहरीन से वापस बुला लिया गया था, कतर से वापस बुला लिया गया था।
यूएई से वापस बुला लिया गया था कि अगर आवश्यकता नहीं है तो इतने 50-50, 60-60 कर्मचारियों की वहां कोई जरूरत नहीं, वापस आइए। और ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, और इसी वजह से बिल्कुल, और इसी वजह से ये तस्वीर देखने को मिली। आप समझिए कि अमेरिका ने ये जो टाइम बाय वाला हम जिक्र कर रहे हैं, उसने टाइम बाय करने का कोशिश किया, चाहे वो जेराल्ड आर्ट के लिए लेना हो या अब्राहम लिंकन के लेना हो। जब वो नजदीक पहुंच गए हैं, वो स्पष्ट रूप से वहां पहुंच गए जहां से आराम से वो हमला कर सकते हैं, उसके बाद हमला किया गया। और फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं इजराइल में, और वहां पर मुलाकात होती है दोनों के बीच में, और किसी को कोई शक ना हो, मतलब हाँ, दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश जो वो की जाती है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आते हैं और उसके बाद से हमला देखने को मिलता है, तो ये शो करता है कि पुख्ता प्लानिंग किस तरह से थी। एम्बेसी के बाहर की है, बगदाद से आई है, इराक की राजधानी से, जहां पर ये पहले तो भीड़ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद उनकी तरफ से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। पहले दौर की बातचीत ओमान में होती है, दूसरी दौर की बातचीत जिनेवा में होती है, तीसरे दौर की बातचीत जिनेवा में होती है। तीसरे दौर की बातचीत के बाद कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, ये कहा जा रहा था कि बातचीत पर थोड़ी सी सहमति बनी हुई है, थोड़ी सी नरमी दिखाई जा रही है, लेकिन यहां पर बात खत्म भी नहीं हुई थी और युद्ध शुरू हो जाता है। मीनाक्षी जी, ये तरीका है अपना टाइम चुनने का अमेरिका और इजराइल के हवाले से कि कब अटैक करना है। और मेरी समझ में जो कल अटैक किया है वो तब किया है जब उनके हाथ में पक्की चीज आ गई कि अब हम खुमैनी को मार सकते हैं। ये हो, अगर खुमैनी को मार सकते थे 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद अटैक करते ये। और मोदी साहब भी इजराइल गए, सडनली गए, आपको पता है काफी अनप्लान्ड ट्रिप था। ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, लगातार वॉर से जुड़े जो है अपडेट सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर बता दें मीनाक्षी दर्शकों को कि सीज फायर के लिए अपील जो है चीन की तरफ से किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि चीन ने तुरंत सीज फायर की अपील की गई है। देखिए अब चीन निकलकर सामने आ गया है और क्या कह रहा है कि शांति बनाए रखें, इसकी अपील सभी पक्षों से की गई है चीन की तरफ से। ये बड़ी खबर है अपने आप में, जिसमें ये देखिए हम कह रहे थे ना कि चीन हो या रशिया, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन जब चाहे वो सामान देने के मामले में हो या फिर दूसरी तरीके से, अब क्या हुआ कि खामनेई की अगर शहादत हो जाती है, मौत हो जाती है, उसके बाद से चीन की अपील देखने को मिलती है। अगर अपील करनी थी तो ये पहले भी अपील कर सकते थे, ये सोचने वाली बात है। सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की गई है मीनाक्षी। तब तो बिजनेस भी तो चल रहा था। जब रूस हो $589 मिलियन की, फिर उनके साथ एक डील हो या फिर चीन के साथ डील हो, तो ये सब कुछ भी तो चीजें चल रही थी। लेकिन अब सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की और सीज फायर करने के अलावा, ये अपील करने के अलावा उनके पास कुछ भी सीमित नहीं रह जाता है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू भी करिएगा और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जो ये चीन, ये स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होता है, हालांकि कोई भी देश आएगा सामने आकर के जमीन पर उतर करके लड़ाई में हिस्सा लेना ले, वो यही कहेगा कि भाई शांति बनाए रखिए, यही स्टैंडर्ड होगा। यही मैं कह रहा हूँ। हमारे शहर में, गांव में, सड़क पे लड़ाई होगी तो चाहे मैं इस आदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ लड़ाई में, चाहे उस आदमी को, मैं तो कहता ही रहूंगा नहीं नहीं भाई मत लड़ो मत लड़ो। तो इन बातों का कोई मतलब खास है नहीं। पर एक बात जरूर है, क्या कि चीन का जो है 40%, ईरान का 40% तेल, 30 से 40% तेल कौन खपत लेता है? चीन लेता है। तो चीन चाहता नहीं है कि वहां हलचल हो, और दूसरी बात, वो हलचल ना हो के तरीके के हवाले से ही वो ईरान को मजबूत कर रहा था। नंबर टू चीन क्या चाहता है? अमेरिका इधर आया है तो इसको यह फंसा दो, कई समझो आप, फंसा दो मतलब लंबा युद्ध चले, इन द सेंस कि अभी साउथ चाइना सी से अब्राहम लिंकन तो 3 हफ्ते पहले निकल चुका है वहां से। उसका अमेरिका का प्रेजेंस कम हो चुका है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं ताइवान पे अटैक 26 में एक्सपेक्टेड है, ताइवान पे अटैक तो 27 में एक्सपेक्टेड है। पर जो आपस में की राइवलरी है किसकी, चीन और अमेरिका की, तो उनको फंसा के चलने में उन्होंने। और सर आप जब ये बात कह रहे हैं तब मुझे याद भी आता है कि कल से, जैसे सोमवार से कहीं ना कहीं तेल के दामों में तो जबरदस्त उछाल आने वाला है, आग लगने वाली है, वैश्विक स्तर पर बहुत बदलाव आएगा, बढ़ोतरी होने वाली है। $72 तो गया है। आप देखना हर दिन लड़ाई होगी तो $3-4 बढ़ता जाएगा। पर मैं एक आपको बात बताऊं, तो कल भी मुझे मौका नहीं मिला बोलने का मीनाक्षी जी, आशीष जी, देखो ये चीन बिजनेसमैन ट्रम्प जो है वो क्या कर रहा है मैं बताता हूं मेरी समझ में। ये देखिए
जो 20% ऑयल जो है दुनिया का कहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलता है। हॉर्मुज स्ट्रेट जब बंद होगी तो ये, और उस 20% में से 80% जो है एशिया में आता है। एशिया माने इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। और हमारा आपको पता है कितना इंपोर्ट है पर सालाना? हमारा इंपोर्ट सालाना ऑयल का $145 बिलियन है, डिफेंस बजट का डबल। और ये क्या है? ये जब क्या करेगा मिस्टर ट्रम्प? कहां बैठा है? हजारों मील दूर बैठा है। उनके पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, उनके पास तो वेनेजुएला का भी तेल है कि वो जितना इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। सर आप इस बात को भी कंटिन्यू रखिएगा। गीतू मेरे साथ जुड़ गई है, गीतू के पास भी कुछ अहम जानकारी आ रही है, जरा रुक कर लेते हैं और समझते हैं कि अब युद्ध से जुड़ी हुई और कौन सी बड़ी खबर आ गई है इस दौरान। बिल्कुल मीनाक्षी, इस बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। मिडिल ईस्ट पर ईरानी सेना ने फिर से हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर यह अटैक, अमेरिका के 14 सैन्य बेस पर ईरान का हमला। तो मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। अमेरिका के 14 सैन्य बेस पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो यूएस 14 नेवल बेस पर ईरान ने हमला किया। मिसाइल और ड्रोन से यह अटैक किया गया है। तो हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, हम बता रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये कि हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत हो गई है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, यानी अब ये पलटवार और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसिस पर अटैक, 100 से ज्यादा अमेरिकियों की अगर मौत हो गई है तो ये तो ट्रंप है जो 4 अमेरिकियों की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने वेनेजुएला में किस तरीके से बदला लिया था वो पूरी दुनिया ने देखा था। तो 100 अमेरिकियों की मौत को वो यूं ही खाली जाया नहीं जाने देंगे। जी हाँ, देखिए ये सिलसिला भी तो शुरू ही हुआ, कल ही शुरू हुआ है। और अमेरिकी मिडिल ईस्ट में वल्नरेबल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए बहरीन में तो एकदम बिल्कुल सटीक अटैक हुआ है 5th नेवल हेडक्वार्टर के बेस पे। इतनी जबरदस्त अटैक हुई कि उसके लगभग सारे कॉम्प्लेक्स जो थे वो आग में झुलस गए हैं। कतर की बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि वहाँ पे अल-उदैद एयरबेस पे अटैक हुआ है। कुवैत का भी बात यही है कि वहाँ पे सेंट्रल कमांड है यूएसए का, मिडिल ईस्ट का, तो अरिफजान बेस पे, तो वहाँ पे भी अटैक हुआ है। तो ये जो जितने कंट्री हैं, चाहे वो बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, इराक, जॉर्डन, सऊदी हो, सिर्फ एक ओमान जो था उसने अपने बेस को परमिट नहीं किया हुआ अमेरिका को यूज करने के लिए, इसीलिए वो अब तक इसराइली हमले से बचा हुआ है। वहाँ पे भी थुमरेल एयर बेस है, वो टारगेट पे है ईरान के। और ये सारे जो टारगेट हैं ये 500 किलोमीटर से कम के दायरे में हैं। तो जितना मिसाइल है ईरान के पास में जो कि छोटे मारक क्षमता रखती है, ये उन सबों के रेंज में है और इस पे आप अटैक लगातार देखते रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जो आपने अभी तक शायद रिवील नहीं किया हुआ है। कल एक अमेरिकी नेवल शिप, वो इसको सपोर्ट शिप बोलते हैं, उसको डुबाया गया है। बिल्कुल बताया और, सर ये, हाँ। और उसमें लगभग 300 के आसपास में लोग होते हैं, 300 साढ़े 300 के आसपास में लोग होते हैं। उसमें सारे गन्स और कुछ प्रोजेक्टाइल्स भी होते हैं। ये डूबे हैं कल। तो लॉस तो उसको उठानी पड़ेगी। मुझे सिर्फ सबसे बड़ी आशंका ये है कि हाइफा बेस पे उसके आसपास में बहुत धुआं आ रहा है, इन लोगों ने भी अपने कैमरे में हाइफा को दिखाया हुआ है, धुएं से भरा हुआ है। कौन से ऐसे बेस पे अटैक हुआ है जहां से इतनी जलने की ये आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ तस्वीरें एक कंप्लीट करिए सर। मैं आशीष सर के पास जाऊंगा, आप जल्दी से कंप्लीट करें। आशीष सर से थोड़ा कुछ और इन चीजों को लेकर समझना चाह रहा हूं कि वो तस्वीर कैसे क्लियर होगी कि एग्जैक्ट कहां से हमला किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी भी बताया नहीं जा रहा है। और अगर बताया जा रहा है तो बहुत कंफ्यूजन स्टेट में रखा जा रहा है आशीष सर कि वो कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां से लगातार अटैक किया जा रहा है। और अब अगर ईरान की बात की जाए करंट सिचुएशन की, इस वक्त ईरान के दिमाग में क्या चल रहा होगा, किस तरह की प्लानिंग वो रखते हुए नजर आएंगे? खमेनी और आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप का एलिमिनेशन, आज का एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड जो अपराइजिंग है, ये आज ईरान को बहुत क्योटिक स्टेट में रखेगा आशीष। वहां पे क्या होने वाला है शायद इसके बारे में हम सिर्फ गेस कर सकते हैं हम, मतलब इवन अमेरिका और इजराइल आज ईरान में क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्योंकि ये मास बेस्ड मूवमेंट्स होंगे, इसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर पाना या फोर्सी कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। काफी क्योटिक होगा। अभी लेटेस्ट खबर है
आधे घंटे पहले 35 मिनट पहले दुबई में एक और अभी आप पीवी संधू सर का बिल्कुल दिखाया। इसी खबर पर हम आने वाले थे। जिक्र जो आप किया कह आपने। रहे हैं, हमारी टीम की तरफ से ये बताया भी जा रहा था कि जैसे ही आप कंप्लीट करें हम अपने दर्शकों के साथ ये खबर साझा करें कि बुर्ज खलीफा के बढ़ा पास देते हैं, बताया ये जा रहा है कि बुर्ज खलीफा के पास सीधे सीधे हमला कर दिया गया है। तस्वीर। बल्कि अटैक भी ईरान की तरफ से किया गया है। दुबई में ईरान का ये सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां बुर्ज खलीफा सबसे लंबी बिल्डिंग मानी जाती है दुनिया की, वहां पर उसके पास ईरान ने हमला कर दिया है। बुर्ज खलीफा देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचते हैं। ईरानी ड्रोन ने बुर्ज खलीफा को निशाना बनाया है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगी आशीष, अब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। ये तस्वीर सामने है, बुर्ज खलीफा की ये तस्वीर आप देखिए, और ये जो दिख रहा है मीनाक्षी पीछे से, वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन शायद या मिसाइल जो है वो आ रही है और ये ऊपर हमला किया गया। और उसके बाद से जो मेरे सोर्सेज हैं मीनाक्षी, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ देर के लिए इसके लाइट्स ऑफ कर दिए गए थे। ये दुबई की तस्वीर है, बुर्ज खलीफा की तस्वीर है, शेख अल जायद रोड पर ये बुर्ज खलीफा, और इसमें आप अंदाजा लगाइए आशीष कि ये ट्विन टावर की तरह क्या सीधे ड्रोन को वहीं पर लैंड करवाने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है कि अगर यहाँ पर ड्रोन भेजे गए हैं तो अब यहाँ पर कौन सा नेवल बेस है, बिल्कुल जहाँ पर इन्हें ये ड्रोन, इसी वजह से तो हम लगातार यही कह रहे हैं ना मीनाक्षी कि वो नेवल बेस का तो बहाना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रेसिडेंशियल एरियाज है इसके पास आप अगर देखेंगे तो शेख अल जायद रोड है, और यहां पर कई घर हैं जो यहां पर लोग रहते हैं, मकान किराए पर रहते हैं, और वहां पर ये हमला किया गया है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इस पर कमेंट भी ले लेते हैं। डॉक्टर आशीष शाह इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हुआ है। जब ये तस्वीरें आ रही है, ये खबर आ रही है, तो ग्रुप कैप्टन आशीष शाह जी ये अपने आप में समझाइएगा जरा मुझे कि ये क्या ट्विन टावर जैसा कुछ करना चाह रहे थे? ये वहां तक इतने नजदीक तक ये ड्रोन को ले गए हैं सर, तो ये ट्विन टावर की तरफ उसको टकरा करके उसको हानि पहुंचाना चाहते थे। अब किस बात का नेवल बेस? अब तो सीधे सीधे खुला खुला मैदान दे दिया गया है ईरान की तरफ से कि अब हम मैदान में उतरेंगे और सीधे सीधे जाकर के हमला कर देंगे। बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। दुबई पे हमला किसी भी प्लान में फैक्टर नहीं हो पा रहा है कि वहां पे वो क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज दुबई पे हमला एकदम ही रैंडम। तो कई बार ये पॉसिबिलिटी है जो हम लोग कल से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स लॉन्च हो रहे हैं, यूएवीज लॉन्च हो रहे हैं, एक तरफ से लॉन्च तो ये कर पा रहे हैं, लेकिन इनका प्रिसिशन गाइडेंस या प्री फिक्स्ड जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें, उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की जा रही है किसी लेवल पे। जब ये अपने एग्जैक्ट टारगेट्स को नहीं हिट कर पा रहे हैं, थोड़ा अगल बगल, अदरवाइज ये बहुत प्रिसाइज होते हैं। अगर जियोस्टैटिक टैगिंग कर दी जाती है या उसमें कोऑर्डिनेट्स पहले से डाल दिए जाते हैं, क्योंकि जितने बेसेस हैं यूएस के वो फिक्स्ड बेसेस हैं, अनलाइक ओशन बॉर्न फ्लीट्स जो मूव करती रहती हैं, जो ऑन ग्राउंड बेसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, तो उनका जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पता होता है, वो इस तरह के वेपन में डाल के और वहां पे ब्लास्ट किया जाता है। लेकिन ये बार बार एक्सेप्ट बहरीन, बाकी जितने हमले ये कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये टारगेट्स को थोड़ा मिस कर रहे हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और मैं जरा समझना चाह रहा हूं। अब एक तस्वीर और, अगर मैप के जरिए हम चाहेंगे, अगर वो मैप दे देते कि कहां पर जो मिडिल ईस्ट है वहां पर हमला जो है किया जा रहा है ईरान की तरफ से। अब जरा इसको समझते हैं कि अमेरिका तो बहुत दूर है, अमेरिका पे तो ये हमला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पास में उसमें अगर देखें तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इनकी अगर बात की जाए, बहरीन की बात की जाए, तो क्या अब ये आगे आएंगे और एक साथ हमला करते हुए नजर आएंगे? नहीं, इतनी कोऑर्डिनेशन अभी नहीं है, और ये सारे नेशंस डबल एज पे चल रहे हैं। इनको ईरान के साथ भी बना के रखनी है, बिकॉज इवेंचुअली वो इनका लीडर है, एक इस्लामिक फॉर्मेशन का अनकन्फर्म्ड लीड उसके हाथ में था, इसी वजह से इजराइल को सारी दिक्कतें थी। लेकिन ये सारे देश यूएसए के भी बेसिस हैं, तो ये अभी क्लियरली आपस में कोऑर्डिनेट करके ईरान के खिलाफ, या ईरान एक साथ इन पे कोई बहुत ही प्लान्ड, दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं आशीष, इजराइल यूएसए की तरफ से और ईरान की तरफ से, इनमें कोई मुकाबला नहीं है। देखिए एंड रिजल्ट आपको दिखेगा, एक एक्सप्लोजन जॉर्डन में, एक बहरीन में, कुछ दुबई में, इस तरह से दिखता रहेगा। लेकिन ये 200 ठीक है सर माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, आप जान रहे होंगे, मजबूरी समझ रहे होंगे कि लगातार एक अपडेट आ रहा है। गीतू क्या रुक कर लेते हैं, गीतू के पास एक और बड़ा अपडेट है। गीतू, ओवर टू यू, क्या बड़ी खबर सामने इस वक्त? बड़ी खबर सामने आ रही है, खामेनेई की मौत पर कश्मीर में भी विरोध दिख रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, खामेनेई की मौत पर कश्मीर में विरोध, कश्मीर में खामेनेई की मौत का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, लाल चौक पर शिया समुदाय का प्रदर्शन। तो खामेनेई की मौत पर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, कश्मीर में खामेनेई की मौत का विरोध हो रहा है। लाल चौक की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर शिया समुदाय का
प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए भारत के कश्मीर में भी अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर खamenei की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें सामने आ चुकी है, लाल चौक की तस्वीरें हैं जहां पर काफी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और शिया समुदाय का ये प्रदर्शन है। खamenei की मौत के बाद यहां पर लाल चौक पर विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां लाल चौक पर शिया समुदाय की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए, मातम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।